नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आपने बहसोत्पादन के बारे में सुना है? बहसोत्पादन एक नई अर्थव्यवस्था का नाम है। जब अर्थव्यवस्था के मौजूदा सिद्धांतों के अनुसार उत्पादन प्रक्रिया ठप सी हो जाती है तो बहसोत्पादन के जरिए अर्थव्यवस्था को गति दी जाती है। यानी बहसोत्पादन एक वैकल्पिक अर्थव्यवस्था का नाम है। इसकी खोज किसी ने जानबूझकर नहीं की, बल्कि अपने आप हो गई। इसके तहत हफ्ते या महीने के हिसाब से टॉपिक पैदा की जाती है, उस टॉपिक की खुदाई शुरू होती है और न्यूज चैनलों पर प्रवक्ता बुलाकर टाइम काटा जाता है। इस पूरे काम की एक अर्थव्यवस्था है। बेहद कम निवेश में बहस के नाम पर पत्रकारिता हो जाती है और देश की अर्थव्यवस्था पर पर्दा भी डल जाता है। मिसाल के तौर पर लव जिहाद का टॉपिक हो या अब अखंड भारत का टॉपिक, बहसोत्पादन की प्रक्रिया जारी है। अगर हम सकल घरेलू उत्पाद की जगह सकल घरेलू बहसोत्पाद की गणना करें तो भारत की जीडीपी -23 से सीधे +50 हो जाएगी, 50। एक ऐसा देश जिसे बेरोजगारी, महंगाई, फीस, बिजनेस, इन सब का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि बहस का उत्पादन जमकर हो रहा है वहां। जिस किसी को लगता है कि हिंदू मुस्लिम टॉपिक का नेशनल सिलेबस खत्म होने वाला है, वो गफलत में है। पॉलिटिक्स में इन दिनों इस नेशनल सिलेबस की काफी डिमांड है। बहसोत्पादन की प्रक्रिया से एक पुराना प्रोडक्ट नया होकर निकला है, जिसे लॉन्च किया है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। अब इसे लेकर चैनलों का ठीक टाइम कटने वाला है। अखंड भारत के नाम पर असली भारत की सच्चाई कुछ और समय के लिए नहीं दिखाई जाएगी। हम तो अखंड भारत मानने वाले लोग हैं और हम तो ये मानते हैं कि एक दिन कराची भी भारत का हिस्सा होगा। हम तो अखंड भारत मानने वाले लोग हैं और हम तो ये मानते हैं कि एक दिन कराची भी भारत का हिस्सा होगा। क्या विस्तारवाद को लेकर यह देवेंद्र फडणवीस की अपनी कोई लाइन है या संघ की किताब से कराची को मिलाने वाली लाइन निकालकर प्रधानमंत्री मोदी की लाइन छोटी करने की कोशिश है? पूर्वी लद्दाख में अप्रैल मई के महीने से मोर्चा खुला हुआ था। मामला इतना सीरियस हो गया था कि लद्दाख पहुंचकर प्रधानमंत्री ने चीन को ललकारने के बजाय कह दिया कि विस्तारवाद का जमाना चला गया। देवेंद्र फडणवीस जी चाहे तो प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को फ्लैशबैक में सुन सकते हैं और फिर कराची को भारत में मिलाने के अपने प्रस्ताव को लेकर सेना प्रमुख से निजी मुलाकात भी कर सकते हैं। कौन किसे रोक रहा है आजकल? साथियों, विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। प्रधानमंत्री एक तरफ विस्तारवाद को नकार रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस कराची को भारत में मिलाने जा रहे हैं। अखंड भारत में बांग्लादेश भी होगा ही। क्या जब प्रधानमंत्री विस्तारवाद को नकार रहे थे तब उन्हें अखंड भारत के प्रस्ताव की जानकारी नहीं होगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। देवेंद्र फडणवीस को याद नहीं होगा, लेकिन प्रधानमंत्री विस्तारवाद को मानसिक विकृति भी मानते हैं। मानसिक रोग ज्यादा पुरानी बात नहीं है। ठीक 9 दिन पहले यह बात उन्होंने कही थी। आज पूरा विश्व विस्तारवादी ताकतों से परेशान है। विस्तारवाद एक तरह से
मानसिक विकृति है और 18वीं शताब्दी की सोच को दर्शाता है। इस सोच के खिलाफ भी भारत प्रखर आवाज बन रहा है। अगर देवेंद्र फडणवीस अपनी पार्टी के सर्वोच्च नेता और देश के प्रधानमंत्री की बात नहीं सुनते हैं तो क्या किया जा सकता है? अगर आप फ्लैशबैक में जाकर एक दो और बयान सुनने का धीरज रखते हैं तो यह भी सुन ले जो सुनाने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में यह बात कही थी। आज वक्त बदल चुका है, दुनिया बदल चुकी है। कोई एक कालखंड था जब विस्तारवाद देशों की शक्ति की पहचान माना जाता था। कौन कितना फैलता है, कौन कहां कहां पहुंचता है, कौन कितना सितम और जुल्म कर सकता है, उसके आधार पर दुनिया की ताकतें नापी जाती थी। आज वक्त बदल चुका है। इस युग में, इस समय विस्तारवाद को कोई स्थान नहीं है। आज दुनिया को विकासवाद चाहिए, विस्तारवाद नहीं, विकासवाद का युग है। और यही मूलभूत चिंतन है। मतलब कोई तो है जो विस्तारवाद के खिलाफ पीछे पड़ा हुआ है, अपने प्रधानमंत्री, लेकिन यह भी है कि देवेंद्र फडणवीस भी हैं जो प्रधानमंत्री के बदले विस्तारवाद की नई लाइन चला रहे हैं। यहां तक तो हमने देखा था कि वित्त मंत्रालय के फैसले पर कृषि मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कृषि मंत्रालय के फैसले पर रक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन यह पहली बार देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री की नीति के उलट एक पूर्व मुख्यमंत्री एक नई नीति की कल्पना पेश कर रहे हैं। बस एक फ्लैशबैक और एक और, जब आपने 2015 का भाषण सुन ही लिया ढाका वाला, तो 2016 का भी सुन लीजिए। विस्तारवाद यही तो है जो हमें कॉन्फ्लिक्ट की ओर ले जा रहा है। युग बदल चुका है। विस्तारवाद समस्याओं का समाधान नहीं है। हम हॉरिजॉन्टल कितने ही जाएं, समस्याओं का समाधान नहीं है। हमें वर्टिकल जाने की आवश्यकता है, अपने भीतर को ऊपर उठाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री वर्टिकल जाने की बात कर रहे हैं, ऊपर उठने की। देवेंद्र फडणवीस हॉरिजॉन्टल जाने की बात कर रहे हैं। वर्टिकल मतलब विकास, हालांकि आजकल -23 जीडीपी हो गई है। हॉरिजॉन्टल मतलब विस्तारवाद, जो कि प्रधानमंत्री को पसंद नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप सीरियसली सुन रहे होंगे। अखंड भारत के जरिए नेशनल सिलेबस के एक और चैप्टर को जागृत किया जा रहा है। आप बंटवारे के इतिहास में जाएंगे, वहां से बिना पढ़े यहां वहां ले जाए जाएंगे, कुछ का कुछ आपको बताया जाएगा और फिर आपको भटकाया जाएगा। हां, जब बहस कर ही रहे हैं तो इस पर भी कीजिए कि जब कराची मिला लेंगे तो प्लॉट किस किस को मिलेगा। कम से कम फडणवीस साहब को अभी ही एक फ्लाइट लेकर कराची और लाहौर देख आना चाहिए कि कहां कहां प्लॉट कटेगा। कराची मिलाने के बाद वहां जो भी प्लॉट कटेगा उसमें यूपी और बिहार के लिए तो आरक्षण होना ही चाहिए। यही दो राज्य हैं भारत में जहां इस तरह के टॉपिक खूब चलते हैं, तो कम से कम उन्हें प्लॉट में तो प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। रिटायर्ड लोगों को भी प्लॉट मिलना चाहिए, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में उन लोगों ने भी ऐसी बहसों में काफी समय लगाया है। आइए फ्लैशबैक में एक बार और चलते हैं। भारत आजकल फ्लैशबैक में ही तो रहता है। वो साल था 2015 जब प्रधानमंत्री मोदी अचानक लाहौर पहुंच गए। तब के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिल आए। अब तो काफी कुछ बदल गया है, लेकिन तब भी कुछ नहीं बदला था। लेकिन पीएम के लाहौर पहुंचने से एक दिन पूर्व बीजेपी के पूर्व महासचिव राम माधव ने अल जजीरा न्यूज चैनल से कहा था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मानता है कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दिन फिर से मिल जाएंगे, युद्ध से नहीं बल्कि पॉपुलर विल यानी लोक सद्भावना से, और अखंड भारत बन जाएगा। राम माधव ने साफ साफ कहा था कि यह प्यार से होगा, जंग से नहीं। प्यार का मतलब आप शादी वाला प्यार ना समझें, उसके लिए अलग से लव जिहाद का एंगल अप्लीकेबल होता है या होने वाला है जब कानून बन जाएगा। उस पॉपुलर गुडविल यानी लोक सद्भावना सदिच्छा की क्या हालत है आपको बताने की जरूरत नहीं है। हंसने से अगर ऐतराज ना हो तो मान लीजिए कि पाकिस्तान में जनमत संग्रह हो गया और वहां के लोग भारत में मिलना चाहते हैं।
उधर से बांग्लादेश के लोग भी कह दें कि हम भारत में मिलना चाहते हैं और नए अखंड भारत के नए प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होना चाहिए, तो क्या बीजेपी तैयार हो जाएगी? जब बांग्लादेश के लोग पॉपुलर गुडविल से भारत में मिल जाएंगे तो फिर नागरिकता संशोधन कानून CAA और NRC का क्या होगा? क्या ये सब कैंसिल हो जाएगा? आप ऐसे हंसेंगे तो कैसे काम चलेगा? प्रस्ताव की गंभीरता को संजय राउत ने ठीक से समझ लिया है, इसीलिए कराची को मिलाने का स्वागत कर रहे हैं। साथ में एडिशनल पाक के कब्जे में जो कश्मीर है उसका भी डिमांड बढ़ा दे रहे हैं। अच्छा, कराची हिंदुस्तान में अगर आती है तो हम उनका स्वागत करेंगे। सबसे पहले जो पाक के कब्जे में कश्मीर है वो लाइए, बाद में हम कराची तक पहुंचाएंगे। शिवसेना के साथ एनसीपी के नवाब मलिक ने भी स्वागत कर दिया है। विरोध कर कौन रिस्क ले, बहस पैदा करो, बहस का स्वागत करो। लगता है कि कराची के बहाने पाकिस्तान को बहस में लाया जा रहा है, क्योंकि चीन के कारण गर्मजोशी आ नहीं रही है। वैसे अभी तो जरूरत यही थी कि चीन को लेकर ऐसी गर्मजोशी पैदा की जाए। देख लेंगे, जब बातों में ही मिलाना था तो कराची से पहले देवेंद्र फडणवीस तिब्बत ही मिला लेते। ज्यादा कोई बहस करता तो बहस में बीजिंग भी मिला लेते। रोक कौन रहा था उनके ड्राइंग रूम में? आखिर चीन को लेकर ललकारी गर्मजोशी का हुआ क्या? चीन के सामान का बहिष्कार ठीक से नहीं हो रहा है। कितने दुख की बात है कि त्योहारों के सीजन में चीन की मोबाइल कंपनी का कारोबार 15 से 20% बढ़ गया। चीनी फोन खरीदने वालों का आधार कार्ड चेक करना चाहिए कि आखिर देशभक्ति में इनसे कमी कैसे हो गई। और आत्मनिर्भर भारत का देखिए, मोबाइल फोन्स जो रिटेलर्स एसोसिएशन है उन्होंने प्रधानमंत्री को खत लिखा है, ट्वीट किया है कि त्योहारों में उनका नुकसान हो गया 50% कारोबार का। फिर आत्मनिर्भर भारत हम कैसे बना रहे हैं अगर सब कुछ ऑनलाइन वालों को छूट मिलेगी और चीनी कंपनी का स्मार्टफोन बिकेगा तो? उधर विष्णु सोम ने NDTV.com पर ताजा सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से खबर लिखी है कि चीनी फौजों ने डोकलाम पठार के पूर्वी छोर की तरफ भूटान की जमीन के 2 किलोमीटर भीतर गांव बसाया है और 9 किलोमीटर लंबी सड़क भी बना ली है। माना जा रहा है कि यह सड़क चीनी फौजियों को उस इलाके तक पहुंचने में मदद कर सकती है जहां तक पहुंचने से 2017 में भारतीय सैनिकों ने उन्हें रोक दिया था। अब इस खबर को सुनकर मैं उम्मीद करता हूं कि जिन जिन लोगों ने चीनी कंपनी का स्मार्टफोन खरीदा था वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं सिर्फ उम्मीद करता हूं, वैसे मुझे पता है कि सीरियसली उम्मीद नहीं करता हूं। एनीवे, बहसोत्पादन का लाभ है कराची भले भारत में ना मिले, कराची हलवा पुरानी दिल्ली वाले बनाते बेचते रहेंगे जरूर। कर्नाटक से यह खबर आई है कि सभी सरकारी विभागों में नई भर्तियों पर रोक लगा दी गई है। यह रोक 2021 के शुरुआती दिनों तक के लिए लगी है। खबर में कहा गया है कि तालाबंदी के कारण राज्य को जो नुकसान हुआ है उससे उबर नहीं सका है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने विधानसभा में कहा है कि कोविड के कारण राज्य के लिए नए खर्चे का बोझ उठाना असंभव हो चुका है, इसलिए नई भर्तियां रोकी गई हैं, इम्तिहान भी कैंसिल हुए हैं। मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ट्वीट किया कि सरकार 1203 उम्मीदवारों, जूनियर इंजीनियर और लैब टेक्नीशियन को चयन करने के बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं दे रही है। अब ये दूसरी खबर देखिए, तेजस एक्सप्रेस घाटे में चल रही है, इस कारण फिलहाल बंद कर दी गई है। कोविड के कारण टिकट की बुकिंग कम हो रही है। नई दिल्ली से लखनऊ के बीच तेजस एक्सप्रेस का संचालन 23 नवंबर से बंद है। अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस का संचालन 24 नवंबर से बंद है। इससे पहले भी इसी साल मार्च में भी तेजस को बंद कर दिया गया था। कर्नाटक जैसे अमीर राज्य के लिए 1200-1300 नए अपॉइंटमेंट लेटर जारी करना असंभव हो रहा है। इस पर कोई बहस नहीं है। रेलवे के घाटे पर कोई बहस नहीं है। इन्हीं बहसों को गायब करने के लिए बहसोत्पादन के जरिए कराची और अखंड भारत का मुद्दा पब्लिक स्पेस में ठेला जा रहा है। अब चलते हैं मध्य प्रदेश। गौ सेवा के लिए यहां जनता से टैक्स लिया जाएगा। अब उन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा जिन्हें इस टैक्स के जरिए गौ सेवा करने का मौका मिलेगा। आलोचक कभी भी यह बात नहीं समझ पाएंगे कि इस खबर से जनता कितनी खुश हुई होगी। वो जरूर उम्मीद कर रही होगी कि टैक्स कुछ ज्यादा हो ताकि सेवा करने की खुशी भी ज्यादा हो। राजनीति में जब आस्था और जनभावना को लेकर इस तरह का कोई भी आकलन कभी गलत नहीं हो सकता है, तो अर्थव्यवस्था में भी कभी गलत नहीं होने वाला है। एनीवे, मध्य प्रदेश में भी बहसोत्पादन शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कितनी सुंदर बात कही है।
कि प्राचीन काल में गाय और बैल ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार थे। अब प्राचीन अर्थव्यवस्था तो रही नहीं, लेकिन गाय और बैल तो हैं। इस समय जब आधुनिक अर्थव्यवस्था की जीडीपी डाउन चल रही है, प्राचीन अर्थव्यवस्था के आधार को मजबूत करने की कल्पना शानदार है। ट्रैक्टर के कारण बैलों का इस्तेमाल कम हो गया है, मगर गाय तो फिर भी हैं। लेकिन दयावान सरकार ने बैलों की भी चिंता की है। दैनिक भास्कर ने वैसे खबर लिखी है कि भारत भू के पहले गौ अभयारण्य में जब मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक करने पहुंचे तो वहां 4000 गौवंश में पूजा के लिए 21 स्वस्थ गायों को ढूंढना पड़ा मुश्किल से, क्योंकि यहां की ज्यादातर गायों की सेहत खराब है। यह वाकई दुख की बात है। अनुराग द्वारी ने ही बताया है कि लगभग 1300 गौशालाओं में रहने वाली 1,80,00,000 गायों के लिए सरकार ने 11 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया था, यानी एक गाय के लिए लगभग ₹1.60, जबकि पहले प्रति गाय 20 रुपए का बजट था। बताइए, एक गाय के चारे का बजट 20 रुपए से घटाकर ₹2.25 हो जाए। इस नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। कई घंटों और कई महीनों तक न्यूज चैनलों पर कवरेज होना चाहिए। इतने कम पैसे में गायों की सेवा कैसे होगी? मुख्यमंत्री का उवाच सर्वथा उचित प्रतीत होता है कि वर्तमान में भी गौ संरक्षण और संवर्धन के कार्य आर्थिक स्वावलंबन का आधार बन सकते हैं। साथ ही कहा है कि गौशालाओं के संचालन और गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए आवश्यक होने पर वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए उपकर लगाया जा सकता है। उपकर अंग्रेजी में सेस को कहते हैं, जो एक प्रकार का टैक्स होता है। मैं ये भी सोच रहा हूं कि अलग अलग गोग्रास कहां दें, और इसलिए हम जनता से कोई छोटा मोटा टैक्स लगा के गौ माता के लिए पैसा वसूल कर लें ताकि गौशालाओं के काम आ जाए। ठीक है कि नहीं है? बताओ, अरे सब बताओ, ठीक है कि नहीं है? तो उसके बारे में भी कोई योजना बनाएंगे ताकि गौशालाओं का काम ढंग से चल सके। इसके लिए अगर राज्य सरकार को नौकरियां, भर्तियां बंद करनी पड़ जाएं तो बंद कर देनी चाहिए। ये आप बाद में सोचिएगा कि जब लोग कमाएंगे नहीं तो टैक्स कहां से वसूले जाएंगे, लेकिन जब तक फैसले में हेडलाइन बनने की क्षमता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चर्चा की संभावना है, तो उससे कोई समझौता नहीं करना चाहिए। उपकार फिल्म टाइप राष्ट्रवाद अगर ना हो तो राष्ट्रवाद का उपकार ही ना हो। मुख्यमंत्री चाहे तो राज्य सरकार जिन लोगों को पेंशन देती है उनसे गौ सेवा का टैक्स ले सकते हैं, डबल टैक्स ले सकते हैं। मुझे यकीन है कि कोई भी पेंशनधारी विरोध नहीं करेगा। बस यही लोग पूछने लगेंगे कि पहले पेंशन तो दे दीजिए जो कई महीनों से बंद है। अनुराग द्वारी ने रिपोर्ट भेजी है कि मध्य प्रदेश में इस साल 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर तक 20,000 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी पेंशन शुरू नहीं हो पाई है। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 2020 से अक्टूबर 2020 तक लगभग 20,000 कर्मचारी अधिकारी सेवानिवृत्त हुए हैं। मध्य प्रदेश शासन ने आज तक इन्हें पेंशन एवं ग्रेजुएटी के भुगतान के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है और न इन्हें भुगतान किया जा रहा है। इसके पूर्व के भी लगभग 13,000 लोग बाकी हैं जो कि मुख्यतः पुलिस विभाग के हैं, उन्हें भी आज तक पेंशन के और ग्रेजुएटी का भुगतान नहीं हुआ है। और इसी अवधि में जब ये लोग कार्यरत थे उस अवधि में इन्हें लीव इनकैशमेंट, समूह बीमा योजना, जीपीएफ की राशि का भी भुगतान होना था, वह भी नहीं किया गया। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से हमारा पेंशनर एसोसिएशन को पेंशनर्स लिखते हैं कि मध्य प्रदेश में पेंशनरों के साथ अन्याय किया जा रहा है। इन्हें न ही दवाइयों की सुविधाएं हैं और न गंभीर तरह की जो बीमारियां होती हैं उनके इलाज की कोई सुविधाएं हैं। क्या राज्य सरकार के पास पेंशन देने के पैसे नहीं हैं? इसमें छिपाने की क्या बात है? कर्नाटक ने तो कह दिया कि कोविड के कारण नई नौकरियों पर रखने का खर्चा उठाना अब असंभव है। मध्य प्रदेश के इन 20,000 लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है। यह बात बिल्कुल चर्चा के काबिल नहीं है, बल्कि ऐसी बातों को चर्चा से गायब करने के लिए ही कराची को मिलाकर अखंड भारत की चर्चा चलती रहनी चाहिए, जिसमें ये 20,000 भी खुशी खुशी शामिल होंगे। ये भी बता देता हूं, जब टाइम ही काटना है तो मजे में काटा जाए। अगर आपको 20,000 की संख्या ज्यादा लगती है तो हम आपकी सुविधा के लिए कम संख्या वाले वर्ग की समस्या बताते हैं। मध्य प्रदेश सरकार भोपाल गैस हादसे की शिकार 5,000 महिलाओं को
विधवा पेंशन दिसंबर 2019 से ही नहीं दे पा रही है। कोई लाख रुपए नहीं देती, बस हर महीने 1000 रुपए पेंशन देती है, जो दिसंबर 2019 से बंद है। उस पर संकट है। एक बार गौ सेवा का टैक्स मिल जाए, ये सब भी ठीक हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी में 5000 से अधिक महिलाएं विधवा हो गईं। अब कई पीड़िता 75 से 80 साल की हो चुकी हैं। 350 विधवा महिलाओं की मौत भी हो गई है। कांग्रेस सरकार के समय ही, यानी कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तभी ये पेंशन बंद हुई, लेकिन भाजपा सरकार में भी शुरू नहीं हो पा रही है। इन महिलाओं ने हर स्तर पर आवेदन दिया, विरोध दर्ज कराया, लेकिन पेंशन नहीं मिली है। अनुराग द्वारी ने कुछ महिलाओं से बात की है। शकीला बी और सावित्री 22। साल भर हो गया साहब, वो पेंशन मिलती थी वही बंद कर दी है। लॉकडाउन लगा जब से हमारे को इतनी परेशानी है कि हमारे टाइम फिर रोटी बातें भीख मांगना पड़ती है। और बीमार सांस फूल रही है, कमर टूट रही है, हाथ पाँव टूट रहा है। हमारे से काम धंधा क्या बने हमारे से। हमारे बच्चे की भी यही हालतें हो रही, क्या खाए हम ये बताओ। मुख्यमंत्री बैठे बैठे कुछ भी नहीं कर रहा है, बस वो बंगले में आराम कर रहा है। गैस पीढ़ी को नहीं देख रहा, आके देखे तो हमारी पोजीशन कि हमारा क्या हाल है। बार बार परेशान करते हैं। बैंक जाओ तो बैंक वाले कहते हैं हमारे पास ये नहीं। और अभी सावन के महीने में आए थे मंत्री जी, बोल गए थे कि विधवा औरतों को हम परेशान नहीं होने देंगे, भाइयों को बराबर आपकी पेंशन जब तक आप लोग जियोगी तब तक हम पेंशन आप लोगों को देंगे। पेंशन ही नहीं देते, उनके बंगले पे भी गए हम लोग, उधर भी धरना धरा कि हाँ कोई परेशानी नहीं है, हम पेंशन तो वहीं बराबर देंगे। अभी तक कोई पेंशन है न माफ जाए। पूरा गैस राहत विभाग और एवं मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से निकम्मापन का रवैया अपनाया है गैस पीड़ितों के प्रति। पेंशन का पैसा नहीं है राज्य सरकार के पास। यहाँ पर ऐसी विधवा महिलाएं हैं जो अपने रोज दर दर रोटी के लिए परेशान है, खाने के लिए पैसे नहीं। और आप हाल की स्थिति देखें जहाँ पर कोविड का सबसे ज़्यादा कहर गैस पीड़ितों के ऊपर हो रहा है, इलाज के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो कहाँ जाएंगे। और वही मुख्यमंत्री जो यहाँ पर आकर राखियाँ बंधवाई थी उन गैस पीड़ित विधवा महिलाओं से और उनसे वादा किया था कि हम आपके साथ हैं, हाँ बहनों मैं आपके साथ हूँ, कभी भी आपके ऊपर बुरा समय नहीं आने दूंगा। आज 1 साल से ये 5000 से ज्यादा विधवा महिलाएं बुरे और बदतर समय से गुजर रही हैं। तो आप समझ रहे हैं ना, अनुराग द्वारी जैसे संवाददाता ऐसी अगंभीर मुद्दों की रिपोर्टिंग ना कर सकें, और करे भी तो कोई देखे नहीं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि बहसोत्पादन के जरिए नए मुद्दे लाए जाएं। नया कहां से आएगा, वही जो आकर जा चुका है उसी को लाया जाए। कुछ नहीं तो कराची को भारत में मिलाया जाए। बात पेंशन की हो रही है तो आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को एक ही पेंशन मिलती है। लेकिन विधायक के बाद अगर आप लोकसभा सांसद बन जाएं, लोकसभा सांसद के बाद अगर राज्यसभा के सांसद बन जाएं तो 3-3 पेंशन मिल सकती है। सरकारी कर्मचारियों को 33 साल की नौकरी पूरी करने के बाद पेंशन मिलती है। नेताओं को 1 दिन का विधायक या सांसद बनने के बाद भी पेंशन मिलती है। यह जानकारी सूचना के अधिकार कानून के तहत मांगी गई सूचना से मिली है। तो क्या पेंशन मुद्दा है? यह तो वही लोग बताएंगे जो इसके लिए चिट्ठी पत्री और आंदोलन करते हैं। इनकी बहस में मीडिया भले नहीं शामिल है, लेकिन मीडिया की पैदा की हुई हर बहस में ये लोग तो शामिल हैं ही। मध्य प्रदेश के कई जिलों में पुरानी पेंशन बहाली के राष्ट्रीय अभियान को लेकर आंदोलन चल रहा है। लोग एनपीएस भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे हैं। बैतूल में पुरानी पेंशन से वंचित और नेशनल पेंशन स्कीम के दायरे में आने वाले कर्मचारियों ने कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम पोस्टकार्ड भेजकर पुरानी पेंशन बहाली करने की मांग की। दावा है कि मध्य प्रदेश में लगभग 6.5 लाख पुरानी पेंशन और पारिवारिक पेंशन विहीन राज्य शासन के कर्मचारी अधिकारी हैं, जिन्हें अनचाही नेशनल पेंशन स्कीम दी जा रही है, जो शेयर मार्केट पर आधारित जोखिम के अधीन है। एनपीएस भारत छोड़ो आंदोलन चला रहा है और पोस्ट कार्ड चला रहा है। पोस्ट कार्ड हम प्रधानमंत्री महोदय जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम भेज रहे हैं ताकि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए, ताकि हमारा बुढ़ापा सुरक्षित हो सके। हमारे ऐसे कई कर्मचारी अधिकारी अभी रिटायरमेंट हुए हैं, मात्र उन्हें 500 रुपये 600 रुपये पेंशन मिल रही है। जो आंदोलन चलाने वाले हैं, कलम बंद, विभाग बंद, स्कूल बंद, हॉस्पिटल बंद और बिजली विभाग बंद
और रेलवे में कर्मचारी अपना काम बंद कर देंगे, तो निश्चित ही तौर पर हमें पुरानी पेंशन के लिए सरकार बुलाएगी और हमारी बात सुनेगी। और हमारे कई रिटायरमेंट ऐसे कर्मचारी ऐसे जो आज भीख मांग रहे हैं, कबाड़ बेच रहे हैं। पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा एक चीज से खत्म हो सकता है, अगर हिंदू मुस्लिम टॉपिक बढ़ा दिए जाएं तो आप भरोसा कर सकते हैं 2 मिनट में समाप्त। इसलिए देश में बहसोत्पादन की सख्त जरूरत है, वरना जैसे ही एक दिन बहस की जगह खाली होगी, मुमकिन है रोजगार और पेंशन का मुद्दा उठ जाए। यह नहीं होने देना है, चाहे जो हो जाए। अब कुछ नॉन सीरियस बातें। यह तो सही है कि कोविड के कारण राज्यों की हालत खराब हुई है, फिर चुनाव में 3000 करोड़ रुपए से अधिक घोषणाएं करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास वाकई आर्थिक संभावनाएं हैं। क्या वे गौ सेवा के लिए टैक्स लगा पाएंगे? काश वे कर पाते, ताकि गायों को प्लास्टिक खाने से मुक्ति मिल जाती। हालत यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने लगभग 28,000 करोड़ रुपए का बजट अपना घटाया है। अगर जनवरी से अब तक की बात करें तो लगभग 22,000 करोड़ रुपए का कर्ज मध्य प्रदेश सरकार पर बढ़ा है। शिवराज सिंह चौहान जब से सत्ता में आए हैं, मार्च से लेकर अब तक वो लगभग 10 दफे कर्ज ले चुके हैं। बावजूद इसके अगर आप बात करेंगे सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों पर, तो सरकार की तिजोरी बंद है। अगर पेंशन की बात करें, अगर आप और दूसरे मदों की बात करें तो सरकार की तिजोरी बंद है, अरियर का भुगतान नहीं हो रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो कैबिनेट मंत्री हैं, इन लोगों के आयकर तक को सरकार भरने को तैयार है। लगभग 42 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, 2 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए गए हैं। यानी जो लाखों रुपए की तनख्वाह कमाते हैं वो अपना आयकर तक नहीं भरेंगे। और सरकार से जब इस बारे में पूछो तो वो कहती है कि तो पहले से चला आ रहा प्रावधान है, पहले से बहुत सारी चीज़ें चली आ रही हैं। लोग अगर रिटायर होते थे तो उनकी पेंशन भी मिल जाती थी, फिर उसे क्यों रोका जा रहा है? महीनों महीनों तक क्यों नहीं चालू किया जा रहा है? दूसरी बात, जो अगर आपकी प्राथमिकताओं की बात हो तो क्या जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, पेंशन नहीं मिल रही है उनकी, क्या वो प्राथमिकताएं नहीं होनी चाहिए थी? क्या इसके लिए जल्दी इंतज़ाम नहीं किए जाने थे? आपने गैस विधवाओं की बात हमेशा से की, 2019 से उनकी जो पेंशन है, और कितनी पेंशन आप दे रहे हैं, 1000, 1500, 500 रुपये, वो चालू नहीं हो पा रही। आपके लिए छोटी रकम है, लेकिन आप सोचिए जब 70, 75, 80 साल की महिलाएं हैं, कोई चल नहीं सकती, कोई ढंग से देख नहीं सकती, उनके लिए दवा वगैरह का जो खर्च है वो उससे निकल जाता था। उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो तमाम ऐसी बातें हैं जिनके बारे में शायद सरकार सोचकर भी नहीं सोच रही है। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद चलेंगे महाराष्ट्र, जहां मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि कोविड की सुनामी जैसी लहर आने वाली है। अगर स्थिति नहीं संभली तो फिर से तालाबंदी की जा सकती है। ब्रेक के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, महाराष्ट्र सरकार, तमिलनाडु सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर एक हलफनामा मांगा है कि कोविड को लेकर क्या क्या तैयारियां की गई हैं। कोर्ट ने अस्पतालों में कोरोना संक्रमित शवों के साथ गलत व्यवहार के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस MR शाह की पीठ को सौंपी गई है। कोर्ट का कहना है कि कुछ शव कूड़े में मिल रहे हैं, लोगों के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा है कि मीडिया ने ऐसी रिपोर्ट दिखाई है। यह भी कहा है कि गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है, अस्पताल शवों की उचित देखभाल नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि कई मामलों में मरीजों के परिवारों को भी मौत के बारे में जानकारी नहीं दी जा रही है। परिवार कुछ मामलों में अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर टेस्टिंग को लेकर सवाल उठाए हैं। 27 नवंबर को अगली सुनवाई होनी है। कोविड से ठीक होने के बाद किस तरह की बीमारियां होती हैं, उन पर पर्याप्त तरीके से बात नहीं हो रही है। उन दिक्कतों को ना तो जाना जा रहा है और ना ही उनके लिए कोई नीति नजर आती है। पूजा भारद्वाज लगातार मुंबई से इस तरह की रिपोर्ट कर रही हैं। यह इसलिए भी जरूरी है कि लोगों को रिकवरी रेट दिखाकर भरमाया जा रहा है कि यह महामारी सामान्य है, जबकि ऐसा नहीं है। हर हाल में इससे बचने के लिए सतर्क रहना ही होगा। ये रिपोर्ट सावधान करने वाली है। कावासाकी के लक्षण उम्र दराज मरीजों में भी नजर आ रहे हैं। सांस लेने में तकलीफ, तेज बुखार और शरीर पर रैशेज यानी कि चकत्तों के निशान। बच्चों में होने वाली कावासाकी बीमारी के ऐसे लक्षण मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में 8 मरीजों में देखे गए हैं, जिनकी उम्र 40 से 60 साल के बीच है। इनमें से कुछ लोगों को
4 से 6 हफ्ते पहले कोविड हुआ था और कुछ को इसके बारे में ज्ञान नहीं था। जब हमने इन लोगों की जांच की तो हमें कोई भी और बुखार का कारण नहीं पता चला और इनके कोविड एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव थे। साथ में इनके WBC काउंट्स हाई थे, CRP हाई था और कुछ को हार्ट की भी प्रॉब्लम्स थी। तो इसमें जो ट्रीटमेंट है वो हमको बच्चों के ट्रीटमेंट से ही उसके बारे में हम जानते हैं और हमने इन लोगों को हाई डोज में स्टीरॉइड्स वगैरह दिए जिससे कम से कम 50% लोग एकदम ठीक हो गए। फोर्टिस हीरानंदानी हॉस्पिटल के डॉक्टर ब्रजेश बताते हैं कि कोविड ICU के 50% मरीजों में कावासाकी के लक्षण नजर आ रहे हैं। इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि इनका ब्लड प्रेशर भी बहुत ज्यादा लो होता है, इनके मल्टीपल सिस्टम्स के पैरामीटर्स हाई होते हैं, जैसे किडनी इन्वॉल्व होता है। आप हार्ट का स्कैन करोगे, इको करोगे तो उसमें यू विल फाइंड दैट द पंपिंग पावर इज लेस। सो दीज आर द पेशेंट्स हु आर यूजुअली एडमिटेड इन द ICU। तो अगर आप हमारे कोविड ICU के बारे में बात करो तो अगर हमारा 14 बेडेड कोविड ICU है तो उसमें अराउंड 50% पेशेंट्स वी कैन से दैट आर बेसिकली सिम्टम्स somewhere like a Kawasaki disease। अप्रैल महीने में अमेरिका, स्पेन, इटली और चीन में कम उम्र के कोविड संक्रमितों में कावासाकी के लक्षण उभरे थे। फिर भारत में इसके मामले देखे गए। सामान्य तौर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों में ये लक्षण दिखते हैं, लेकिन मुंबई में 40 साल से ऊपर के मरीज भी इसका शिकार हो रहे हैं। ज्यादातर मामले पोस्ट कोविड यानी कि कोविड से ठीक होने के बाद के हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।